सही रिकॉर्डिंग ठीक है। मैं दोबारा डाउट बोल रहा हूँ, दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दोबारा समझना। अनुभव भाई साहब जहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लीज वो समझ लो, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, और अभी हम ना ही ह्यूमन पढ़ रहे हैं ना ही प्लांट पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। आया समझ में क्या बोला? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था दोबारा सुनना। क्वेश्चन ये है कि भैया पेरेंट्स के पास, मतलब मेल के पास, मेल पेरेंट के पास 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 2n का मतलब जैसे ह्यूमंस में लगा लो 46 होगा, n का मतलब होता है उसका आधा कर दो तो वो 23 होगा। अभी हम 2n की बात कर रहे हैं, 2n इसलिए टर्म यूज कर रहे हैं, अगर मैं 46 बोलूंगा तो सिंपल सा दिमाग में आएगा ह्यूमन, लेकिन ये चलता तो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए 2n यूज करो। सुनना, मान लो मेल पेरेंट के पास 2n क्रोमोसोम्स है, नंबर है ये, ठीक है, और फीमेल पेरेंट के पास भी क्या होंगे? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अगर वो दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, और हमने अभी भी ये पढ़ा था कि भाई साहब अगर कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमेशा उसके अंदर दोनों कॉपीज आती है। मतलब क्या इस बात का मतलब? सिंपल सा लॉजिक ये कि अगर दो पेरेंट है तो दोनों से कॉपीज ली जाएगी। तो अगर फादर के पास 2n क्रोमोसोम है तो उसके भी 2n आएंगे, और मदर के पास 2n है तो वो भी 2n आएंगे। तो ज़ायगोट के पास कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 4n हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये कि हर जनरेशन में, हर अगली जनरेशन के पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। खुद सोचो ना, इस ज़ायगोट के पास 4n हुए, अब इस ज़ायगोट खुद पेरेंट बनेगा और ये किसी और से रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि इसके पास 4n है और जो दूसरा पेरेंट होगा उसके पास भी 4n होंगे, तो ये जब बनाएंगे 8n होंगे। तो देख रहे हो हर जनरेशन में डबल हो जा रहे हैं, हर जनरेशन में डबल। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया में हर जगह पे सिर्फ आपको डीएनए ही दिखाई दे रहा होगा। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? मतलब एक सेल के अंदर इतना सारा डीएनए हो जाएगा कि भाई साहब उसके लिए कुछ जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप किसी भी जनरेशन का डीएनए निकाल कर, सेल निकाल कर देख लो, उसके पास सिर्फ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। तो इसका मतलब ये, इस दिक्कत से बचने के लिए कि हर जनरेशन में डीएनए कॉपी डबल ना हो जाए, इस दिक्कत से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा? एक तरीका निकाला होगा, ठीक है। अब वो तरीका क्या है या फिर वो तरीका कैसे काम करता है, हमें वो समझना है। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरीके को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है या फिर सेल डिवाइड कैसे करता है। तो सुनो, सेल डिवाइड करने के दो तरीके हैं। और एक बात और, लास्ट ईयर ही, मतलब जब तुम 9th क्लास में थे तभी सेल डिवीजन वाला एक टॉपिक जुड़ा था, ठीक है। जिन्होंने मेरे से 9th क्लास पढ़ी हुई है उस टाइम मैंने ये भी बोला होगा कि बेटा 10th में दोबारा बताना पड़ता है, इसलिए ध्यान से समझ लेना, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। सुनना जरा ध्यान से। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। दिमाग लगाना और सुनना, ठीक है। एक मैकेनिज्म है माइटोसिस और एक मैकेनिज्म है मियोसिस। सुनो, माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल जब दो में टूटता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? मैं लिख के बता देता हूँ। सुनो, माइटोसिस का मतलब होता है एक से दो सेल बनते हैं, ठीक है। और मियोसिस का मतलब क्या होता है? मियोसिस का मतलब होता है एक से 4 सेल बनते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? तो MI दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये क्या नाम है, पहले नंबर पे आता है 1/2 और ये दूसरे नंबर पे आता है 2/2। ऐसे आप रखो, हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी आ जाता है, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी, ठीक है। सुनना, तो हमारे पास दो तरीके हैं सेल डिवाइड होने के। एक है माइटोसिस तरीका, हमारा का मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर दो ही तरीके से सेल डिवाइड करता है, या तो माइटोसिस तरीका है या तो मियोसिस तरीका है। दिमाग लगाना। माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि एक सेल जब दो में डिवाइड करता है, और मियोसिस में क्या होता है एक सेल जब 4 में डिवाइड करता है। मैं तुम्हें इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, सुनना। अब होता ही है, पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है। होता ही है कि जो माइटोसिस वाला जो तरीका है ना, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। मतलब क्या है? अगर पेरेंट के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पेरेंट का मतलब जो एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा, जो एक सेल था अगर उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो दो सेल बनेंगे ना, दोनों के पास 2n होंगे। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो पेरेंट होता है ना, जो पेरेंट सेल होता है, वो पहले अपने आप को डबल करता है और फिर बराबर बराबर बांट देता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक फादर है, उसके दो बेटे हैं, ठीक है। उस फादर के पास 1 किलो सेब है, अब उसको अपने दोनों बेटों को सेब देने हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि आधी आधी किलो बांट देगा? लेकिन नहीं, फादर ने बोला कि जितने मेरे पास सेब है ना उतने ही मैं दोनों बेटों को दूंगा। तो उसके पास 1 किलो सेब थे और दो बेटे थे, तो दोनों को अब 1-1 किलो देने हैं। तो वो क्या करेगा? पहले 1 किलो और लेकर आएगा, फिर 1-1 किलो बांटेगा। तो इसका मतलब हुआ क्या? एक टाइम ऐसा आया जब पेरेंट के पास, जो फादर था उसके पास 2 किलो थे सेब, मतलब डबल अमाउंट थी जितना नॉर्मली होनी चाहिए। सेम ये वाले सेल, अभी मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, सेम ये वाले सेल करते हैं। ये क्या करते हैं? जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम होते हैं ना, तो पेरेंट सेल क्या करता है? पहले उन नंबर को डबल करता है। जितने भी क्रोमोसोम है पहले, जैसे ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं, तो पहले उसको वो डबल करता है, 92 कर लेता है, और फिर दो सेल में डिवाइड होकर आधे आधे बांट देता है। तो जो नए सेल आए हैं उनके पास भी कितने होते हैं?
46 होते हैं। आगे यहाँ तक समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो जितना क्रोमोसोम नंबर एक सेल के पास था ना, उससे जो दो सेल बन रहे हैं उन दोनों के पास क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, एकदम एग्जैक्ट रहेगा। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, तेरा क्वेश्चन बता देंगे हिमांशु, अभी क्रोमोसोम वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, और वैसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी डाल दियो, अभी नहीं, जब मैं बता दूंगा तब। ठीक है, सुनो आगे ध्यान से, है ना? समझाया मैंने क्या बोला? आगे सुनना। ठीक है, उसके बाद बात आती है मियोसिस की। ठीक है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, एक सेल से जो चार सेल बनते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है तो सुनना। हुआ ये, माइटोसिस देखना, माइटोसिस में हुआ ये कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब दिमाग लगाना, अब जब ये सेल, अब ये सेल दो में डिवाइड होगा, समझाया मैंने क्या बोला? इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और ये सेल भी दो में डिवाइड होगा। दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया, अगर इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था तो इसके पास भी कितना होगा? 2n होगा। आया समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, अब जब, अब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, अब जब ये सेल रिप्रोड्यूस करेगा तो ये भी दो सेल बनाएगा, और वो भी कितने होंगे? 2n होंगे। ये भी कितने होंगे? 2n होंगे। फिर ये आगे डिवाइड करेंगे तो 2n ही बनाएंगे। मतलब माइटोसिस में हर एक जो नया सेल निकल कर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट की तरह होगा, क्रोमोसोम नंबर में। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन मियोसिस में क्या दिक्कत है? मियोसिस में दिक्कत ये है कि एक सेल आता है, दिमाग लगाना है, दिख रहा है यहाँ पर, एक सेल आता है जिसके पास 2n क्रोमोसोम नंबर है, ये डिवाइड होता है 2n में। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम है। लेकिन जब ये आगे डिवाइड होता था ना, तो पहले अपने आप को डबल कर लेता था। इसको डबल करने का मौका ही नहीं मिलता, और जब इसको डबल करने का मौका नहीं मिलेगा तो ये जो दो सेल बनाएगा वो कौन से होंगे? वो दो सेल होंगे n वाले। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, और जब दो सेल बने हैं, जब वो खुद रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो पहले डीएनए कॉपी डबल करेंगे, फिर जब वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो पहले वो डीएनए कॉपी को डबल करेंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल आया, वो डिवाइड करने की सोचता है तो कॉपी डबल कर लेता है, लेकिन उससे जो दो बनते हैं ना, उनको मौका ही नहीं मिलता डिवाइड, वो मल्टीप्लाई करने का, और सीधा डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 2n से 2n नहीं हो पाया। 4n होता ना तभी तो 2n बांटता, इसको टाइम ही नहीं मिला तो इसने n बांट। अब तुम बोलोगे कि भैया अब ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? n/2 होगा? नहीं, ये आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। आया समझ मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि माइटोसिस लगातार, अगर माइटोसिस कोई सेल माइटोसिस तरीका यूज करता है तो लगातार डिवाइड कर सकता है, लेकिन अगर कोई सेल मियोसिस तरीका यूज करता है तो बस वो एक ही बार, मतलब एक बार यहाँ पर डिवाइड होगा और फिर एक बार फाइनली डिवाइड होगा, खत्म बात। एक से चार सेल बनाकर खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड नहीं करता। समझाया मैंने क्या बोला? अब बात आती है कि ये सेल काम कहाँ करते हैं, तो सुनना। हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं ना, हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं वो सारे के सारे माइटोसिस तरीका दिखाते हैं। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, डबल होते जा रहे हैं, देख रहे हो? ठीक है, लेकिन हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं, मतलब ये कि जो सेक्सुअल सेल्स होते हैं, वो सारे मियोसिस तरीका दिखाते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब आ गई वही बात, हम कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू ये करा था कि अगर फादर के पास डबल क्रोमोसोम नंबर है और मदर के पास है, तो बेबी जो आएगा, ज़ायगोट जो आएगा, उसके बाद उनसे बिल्कुल डबल होगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो और डबल हो जाएगा, तो दिक्कत थी। इस तरीके से बचने के लिए इन्होंने मियोसिस तरीका निकाला। अब आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? अब मियोसिस क्या कैसे फायदेमंद है? अब दिमाग लगाओ, सुनो। मियोसिस में हुआ ये कि उन्होंने अपना क्रोमोसोम नंबर पहले ही आधा कर लिया। अब अगर देखो, पेरेंट के पास कितना था? 2n था, लेकिन पेरेंट को पता लगा कि मेरा ये वाला सेल सेक्सुअल सेल है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? ये वाला सेल क्या नाम है? सेक्सुअल सेल है। तो सेक्सुअल सेल अगर फर्टिलाइज कर देगा तो ज़ायगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। इससे बचने के लिए पेरेंट की बॉडी में सेक्स सेल पहले ही आधा हो जाता है। अब वो पहले से आधा है, मदर से जो सेक्स सेल है उसमें भी यही मैकेनिज्म चला होगा मियोसिस वाला, वो भी आधा है, और जब वो दोनों फ्यूज करेंगे तो वो फाइनली 2n ही बनेगा। बच गए ना उस दिक्कत से। फिर जब वो ज़ायगोट की बारी आएगी रिप्रोड्यूस करने की, तो उसकी बॉडी तो नॉर्मल ग्रोथ दिखा रही होगी, 2n से वो वाला 2n बना रही होगी, लेकिन जो उसके सेक्स सेल्स होंगे वो भी यही तरीका दिखाएंगे। इसका मतलब ये कि जब सेक्सुअल सेल जो होते हैं, जर्म सेल या फिर गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स नॉर्मल सेल्स की प्लोइडी होती है 2n, लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं, मतलब गैमेट्स जो होते हैं, उनकी प्लोइडी होती है सिर्फ n। सिर्फ n से फायदा ये होता है कि फादर से सिर्फ n वाला आएगा,
मदर से सिर्फ एन वाला आएगा तो जायगोट में क्या आएगा 2n आएगा। देखो क्रोमोसोम नंबर अभी भी कांस्टेंट है। पेरेंट के पास 2n था, बस उन्होंने चालूबंदी क्या करी, चालूबंदी ये करी कि जब अगली जनरेशन में देना था ना उसको आधा करके भेजा। आया समझ में मैंने क्या बोला? इससे हुआ ये कि आधा फादर से मिल गया, आधा मदर से मिल गया, बेबी के पास दोबारा सेम नंबर हो गया। समझ आया? मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, सुनना। फादर के पास 100 रुपए, ठीक है, मदर के पास 100 रुपए। तुमने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं फादर से भी 100 रुपए ले लूं, मदर से भी 100 रुपए ले लूं, मेरे पास तो 200 रुपए हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन मम्मी पापा तुमसे तेज निकले, उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने बोला, फादर ने क्या बोला कि बेटा 100 रुपए नहीं है मेरे पास, 50 रुपए, ये ले 50 रुपए। मदर ने क्या बोला कि बेटा मेरे पास ये 50 रुपए, ये ले 50 रुपए। तुम्हारे पास कितने रुपए आए? 100 रुपए। इतने ही रुपए पेरेंट्स के पास भी थे, है ना? बिल्कुल, ना तुम पेरेंट्स से आगे निकल पाए, ना तुम पेरेंट्स से पीछे रहे। समझ में आया मैंने क्या बोला? सेम यहाँ पे तरीका है। पेरेंट्स के पास हर बॉडी सेल के लिए, पेरेंट का मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है? पेरेंट्स के पास हमेशा 2n वाले सेल्स थे, लेकिन जैसी सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने की बारी आई उन्होंने पहले ही आधा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि दूसरे पेरेंट्स से भी तो आधा लेगा, तो ये तो हमारी तरह ही हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको अपने पूरे पूरे सेल्स दे दिए तो डबल हो जाएगा। भाई ये नहीं चाहिए हमें। समझाया मैंने क्या बोला? इसीलिए कभी भी क्रोमोसोम नंबर बढ़ता नहीं है। इसी वजह से आपको हर जगह पर डीएनए 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 नहीं दिखाई दे रहा, और इसी वजह से हमारे साथ ये मैकेनिज्म चलता है। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भाई साहब दोबारा पूछ लो, और स्पेशली अनुभव भाई साहब, अगर आपको अभी भी समझ में आया तो पूछो। 42 क्रोमोसोम 23 पेयर में कैसे अरेंज होते हैं? ठीक, 42 क्रोमोसोम नहीं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम कैसे अरेंज होते हैं? अच्छा 46 लिखा हुआ है। 46 क्रोमोसोम पेयर्स में कैसे होते हैं? ठीक है, 46 क्रोमोसोम इस तरीके से पेयर में अरेंज होते हैं कि हमारा जो पहले धागा होता है, जब सेल डिवाइड करने का टाइम आता है ना, जब ये माइटोसिस मेयोसिस का टाइम आता है, तब वो धागा जो पड़ा होता है ना अपने आप को अरेंज करता है क्रोमोसोम में। भाई साहब पहली क्लास में यही बताया गया था, जाके देखना आज दोबारा पहली क्लास में। सबको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास देखने के लिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताए गए थे। इससे पीछे का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है? पहले वो देख लोगे और फिर आज क्या सेकंड और मतलब ये वाला पहला और दूसरा सेशन देख लोगे, तो 3 वीडियो देख लोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। समझा? और एक फ्लो में देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये कैसे अरेंज होते हैं? तो अरेंज इस तरीके से होते हैं कि पहले धागे की तरह होता है, एक धागा पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना तो वो धागा अपने आप को धीरे 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 अरेंज करता है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दे देता है। आया समझ में? पक्का समझ में आया? समझ में? ठीक है। अब मेरे को पहले ये बताओ कि किस किस को समझ में नहीं। भैया माइटोसिस बता दो। माइटोसिस का मतलब है एक सेल से 2 सेल बनना, ठीक है? लेकिन जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के पास होता है ना, उतना ही जायगोट के पास भी होगा। जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनके दोनों के पास सेम क्रोमोसोम नंबर होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 डॉटर सेल बनते हैं और जितना पेरेंट के पास होता है ना उसके ठीक आधा जायगोट के पास होता है। अभी आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब सुनना। अभी एक क्वेश्चन पूछा था क्लास स्टार्ट होते ही अनुभव ने कि हमारे पास 44 क्रोमोसोम सेम होता है और एक पेयर अलग होता है। वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैं जानबूझकर अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये वाला यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? वरना हम अगला सेशन, मतलब अगला सेशन कह रहा हूँ, आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना बस, ठीक है? एक सेकंड, ठीक है? अब सुनो जरा ध्यान से, ठीक है भैया? माइटोसिस समझ में आ गया ना सोनिया? अगर अभी भी नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, सर, ठीक है? सर वॉइस इज लैगिंग, सर वॉइस इफ वॉइस इज लैगिंग तो आपका नेटवर्क दिक्कत है। भाई माइटोसिस हमेशा चलता रहता है, बिल्कुल। माइटोसिस अगर बॉडी सेल्स में हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी तो हमेशा ग्रो कर रही है ना। तुम्हारी हाइट बचपन में होती है छोटी सी और फिर बड़े होते जा रहे हो, तो हमारे सेल तो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब याद रख लो कि तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ सेल्स जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं? माइटोसिस दिखाते हैं। मतलब तुम बॉडी से कोई सा भी सेल निकाल लो, हर किसी का क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम होगा, 2n होगा। मतलब समझा? मतलब 46 ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर आप सेक्सुअल सेल को निकालोगे तो आपके सेक्सुअल सेल का हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? n होगा। जितना नॉर्मली होना चाहिए ठीक उसका आधा होगा। समझ आया? क्यों आधा होगा? मैं दोबारा बोल देता हूँ। इसलिए आधा होता है सेक्सुअल सेल, क्योंकि आधा सेट मिल जाएगा, जो जायगोट बनेगा उसको आधा सेट मिल जाएगा फादर से और आधा सेट मिल जाएगा मदर से, ठीक है? मतलब मेल से और फीमेल से। तो उसके पास अपने आप ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होगा जितने पेरेंट के पास थे। ना ही डबल हुए ना ही हाफ हुए। दिक्कत डबल और हाफ दोनों पे थी, तो वो दोनों से बच गया। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये सिंपल सा तरीका था। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा भाई और बहनों, कृपया करके आप दोबारा पूछो। भैया माइटोसिस हमेशा चलता रहता है, ये मैंने बता दिया। चलो
आगे बात करते हैं, ठीक है। सुनना यार भैया, ये तो चलो समझ में आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है सर? हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। उससे पहले 2-3 टर्म्स है तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, और उन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, काम क्या है, वो समझने वाले हैं। तो सुनना, सबसे पहले एक पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स। जब सेक्स सेल्स फ्यूज करते हैं, सेक्स सेल्स का मतलब क्या है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब फ्यूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ज़ायगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। एक बात सुनो, रिप्रोडक्शन को ना 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जिसको ये क्लास समझ में नहीं आई है, प्लीज प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि सेशन 1 पार्ट 1, सेशन तो नहीं, चैनल पे इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट आज वाला और अभी जो पहला वाला था, ठीक है, ये 3 पार्ट अगर देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुनना, मैं क्या बोलता था, सुनो क्या बोलता था मैं, फर्टिलाइजेशन कुछ बोला था मैं भूल गया। मैं जब मदर से और एंड फादर से आता है तो डीएनए तो मिक्स होगा ना, यही तो हमें चाहिए। अरे पागल आदमी, हमने यही तो पढ़ा था पिछले सेशन में कि हमारे अगर फादर से सारी चीजें आ जाए तो मदर की जो वो मशीनरी की वो काम क्या करेगी, वो बोलेगी नहीं भाई मेरे को, मैं नहीं कर रहा ऐसे सब काम। और मदर से सारे डीएनए आ जाएगा तो फादर की मशीनरी काम नहीं करेगी। तो डिसाइड ये हुआ था कि दोनों से मंगाया जाएगा। फिर दिक्कत ये आ रही थी अगर दोनों से आ जाएंगे तो ज़ायगोट में डबल हो जाएगा। तो इसीलिए पेरेंट्स ने क्या डिसाइड करा, फादर और मदर मतलब मेल और फीमेल सेक्स ने क्या डिसाइड करा कि हम देंगे भी और आधा आधा दे देंगे, ताकि बेबी जो होगा, जो ज़ायगोट होगा, उसके पास आधा यहाँ से आ जाए आधा यहाँ से आ जाए, बराबर हो जाए जैसा हमारे पास था, और लड़ाई भी नहीं होगी क्योंकि आधा फादर से भी आ रहा है और मदर से भी आ रहा है। आया समझो भाई साहब? वह मियोसिस बेबी बॉर्न के टाइम ही होता है, सिर्फ बेबी बॉर्न के टाइम नहीं कहते उसको, जब सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कहते हैं तब कहता है, ठीक है। जब सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर तब मियोसिस होता है, ठीक है। बेबी बॉर्न एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी एक एज आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, तब तक सिर्फ माइटोसिस ही चलता है, ठीक है। भैया सॉरी भैया, स्पर्म में कितने सेल्स होते हैं? सर हमारा ह्यूमन सेल है वो। ह्यूमन सेल के एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कब से बता रहा हूँ मैं, 46 होते हैं। तो तेरी बॉडी से कोई भी सेल निकाला जाए उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तेरी क्या नाम है, स्पर्म से वो निकाला जाए, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, एक स्पर्म एक सेल है जो एन निकाल कर आया तो वो 23 वाला होगा। यही तो डिफरेंस है। आ रहा है समझने क्या बोला? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यार मैं टॉपिक भूल गया, मैं क्या बोलता था, फर्टिलाइजेशन कुछ बोलता था, ठीक है। हाँ मैं हाँ ठीक है, मैं ये बोला था कि रिप्रोडक्शन 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये तीनों का मतलब तुम वैसे तो समझ नहीं पाओगे, ह्यूमंस में समझ जाओगे, मैं तुम्हें बताता हूँ ह्यूमंस पर। जब सेक्स सेल्स बनते हैं और ट्रांसफर किए जाते हैं, वो सारा फेज किसके अंदर आता है, प्री में, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब है कि मेल सेक्स सेल या फिर जो भी सेक्स सेल ट्रेवल करने वाला, भी हम बात करेंगे कौन सा सेक्स सेल ट्रेवल करता है, जिस भी सेक्स सेल को ट्रेवल करना है वो ट्रेवल करके जहां पर पहुंचना है वहां पर पहुंच चुका है। तो वो सारा फेज कहाँ पे आता है, प्री में। तो प्री में क्या क्या आता है, सेक्स सेल्स का बनना, ठीक है, सेक्सुअल सेल्स ऑर्गन्स का मैच्योर होना, सेक्स सेल्स का बनना और सेक्स सेल्स का टारगेट तक पहुंच जाना, ये सारा आता है प्री में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, फर्टिलाइजेशन में आता है मेल और फीमेल सेक्स सेल का काउंटर होना, मतलब दोनों फ्यूज हो, समझ आया? उतना सब काम आता है सिर्फ फर्टिलाइजेशन में। और उसके बाद जब वो फ्यूज हो जाते हैं तब क्या होता है, बेबी बॉर्न होता है। तो बेबी बॉर्न से लेकर जब तक वो बेबी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर जाता, वो सारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझ आया मैंने क्या बोला? तो रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्टिलाइजेशन से पहले का पार्ट, उसमें क्या क्या आएगा, सेक्स सेल्स का बनना और ट्रांसपोर्ट होना। फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट में क्या आएगा कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़ायगोट बनेगा, फिर उससे और सेल बनेंगे और फिर बेबी ज़ायगोट, वो पूरा एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। वो सारा फेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। समझा मैंने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एक टर्म है यहाँ पर, सुनना, ठीक है, याद रखना। सेक्स सेल को मैंने पहले बोल दिया, सेक्स सेल को हम गैमेट बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर जर्म सेल बोलते हैं, याद रखना, गैमेट या फिर जर्म सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज सुनो, यहाँ पे एक टर्म है, उस टर्म का नाम है गोनैड, ठीक है। गोनैड का मतलब क्या होता है, सुनो, गोनैड का सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अब देखो यार, बार बार बोलना पड़ रहा है, मेल सेक्स, मेल क्या नाम है, मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन, सेक्स सेल की बात नहीं कर रहा, सेक्स सेल के तो हमने ज़ायगोट वर्ड यूज कर लिया है, ठीक है। मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन, ठीक है। तो ये बार बार यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं सिर्फ मेल के बारे में बात करूँ तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा मेल ऑर्गन,
मैं अगर फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे बोलना ही पड़ेगा फीमेल ऑर्गन, लेकिन अगर मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ एक साथ तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेल एंड फीमेल ऑर्गन, कितना लंबा हो रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा एक टर्म दे दिया गया, दैट इज गोनेड। समझ आया? गोनेड का अगर मैं कभी गोनेड बोल रहा हूँ या फिर आपको कहीं पे गोनेड लिखा हुआ आ रहा है तो आपको गोनेड का मतलब सीधा समझना है कि वो दोनों मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक साथ बात करना चाह रहा है। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आया? अब एक टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक ये है कि यार भैया एक चीज बताओ, हमारे पास क्या है, क्या नाम है, हमको ये समझ में आ गया रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमारे को ये पता है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन ये नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन किसका होता है। फर्टिलाइजेशन तो पता है ना भाई, सेक्स सेल्स का होता है। चलो ठीक है, आपने तो बता दिया। सेक्स सेल्स कहाँ से आते हैं? मेल और फीमेल से आते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल सेक्स सेल में कुछ अंतर होता भी है या दोनों सेम होते हैं? तो चलो यही डिफरेंस देखते हैं पहले कि मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल से कैसे डिफरेंशिएटेड होता है। समझाया मैंने क्या बोला? सबसे पहली बात आती है, चलो साइज की बात करते हैं, है ना। साइज में कौन सा सेक्स सेल बड़ा होता है? देखो एक बात और याद रखना, हम जो भी ये तरीके पढ़ रहे हैं ना, ये जनरल तरीके, मतलब जनरल वो है, क्या नाम है, पॉइंट्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कुछ का मतलब बहुत कम है वैसे तो, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो उल्टे हो जाते हैं। मतलब जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे मेल सेक्स सेल की और जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे फीमेल सेक्स सेल की, वो जनरल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूनिवर्सल है। समझा है मैंने क्या बोला? कुछ ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएटेड दिखाते हैं। जैसे मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ जो मेल में बोल रहा हूँ मैं, और उसी का अपोजिट मैं फीमेल में बोल रहा हूँ, तो कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उल्टा हो जाता है। जो मैंने मेल के लिए बोला वो फीमेल के लिए होता है, और जो फीमेल के लिए होता है वो मेल के लिए होता है, लेकिन बहुत कम होता है और हम इसलिए नहीं पढ़ रहे। मेनली हमको प्लांट और एनिमल में पढ़ना है, तो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनमें सुटेबल है, तो इसलिए हम दिमाग लगाते ही नहीं ज्यादा। समझाया मैंने क्या बोला? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं साइज की। ठीक है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल में किसका साइज बड़ा होता है? तो फीमेल सेक्स सेल का साइज ज्यादा बड़ा होता है। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? फीमेल सेक्स सेल इज मोर एनलार्ज देन अ मेल सेक्स सेल, चाहे वो प्लांट की बात चल रही है, चाहे एनिमल की बात चल रही है, चाहे ह्यूमन की बात चल रही है। समझाया मैंने क्या बोला? सुनना, तो मेल सेक्स सेल इज, क्या नाम है, शॉर्टर या फिर वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल सेक्स सेल। वैसे तो दोनों ही छोटे होते हैं, सेल होता है कितना बड़ा, एक डॉट लगाऊंगा उससे भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, लेकिन उन दोनों में भी अगर कंपेयर किया जाता है तो फीमेल सेक्स सेल ज्यादा एनलार्ज होता है, ज्यादा बड़ा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि किसके पास खाना रखा हुआ होता है। तो रिजर्व फूड फीमेल सेक्स सेल के पास होता है, मेल सेक्स सेल के पास नहीं होता। रिजर्व फूड का मतलब क्या है? मान लो तुम कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, और तुम अपने साथ खाना पैक करके ले जाते हो। जैसे हम स्कूल जाते थे तो लंच पैक करके ले जाते थे ना, ठीक है, तो उसी का क्या मतलब है, रिजर्व फूड है तुम्हारे पास कि तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो तुम खा सकते हो। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि तुमको भूख लग रही है और तुम पागल होगे खाना खाए, ऐसा कौन करता है? फीमेल सेक्स सेल करता है। तो अगर तुम्हारे पास सेकंड पॉइंट तुम आएगा क्या, याद रखना है तुम्हें कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है फीमेल सेक्स सेल की, कि इट हैज रिजर्व फूड मटेरियल। तो 2 पॉइंट हो गए। फीमेल सेक्स सेल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल के पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मेल सेक्स सेल के पास नहीं होता। तीसरा पॉइंट, ज्यादा नंबर में कौन होते हैं? तो मेल सेक्स सेल्स बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। मेल सेक्स सेल्स कितने नंबर में हो सकते हैं? मिलियंस में हो सकते हैं, लाखों करोड़ों एक बारी में रिलीज होते हैं, चाहे वो प्लांट्स से हो रहे हैं, चाहे वो एनिमल से हो रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन मेल से रिलीज हो रहे हैं। समझ में आया? वो एक बारी में मिलियंस में रिलीज होते हैं। मिलियंस का मतलब बिलियंस होता है, वैसे बिलियंस में रिलीज होते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? फीमेल कितनी होती है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब अगर हम वो ले रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में एक। समझ में आया मैंने क्या बोला? ज्यादातर फीमेल सेक्स ऑर्गन सेक्स सेल्स कितने रिलीज होते हैं? एक ही रिलीज होता है एक बारी में। समझ आया? लेकिन मेल सेक्स सेल एक बारी में कितने रिलीज होते हैं? मिलियंस में रिलीज होते हैं। सेकंड पॉइंट समझ आया? इसका अगर नंबर वाइज अगर देखा जाए तो मेल सेक्स सेल्स ज्यादा रिलीज होते हैं। फोर्थ पॉइंट ना इस थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर देता है। कैसे कर देता है मैं बताता हूँ, सुनना। मोटाइल और नॉन मोटाइल। पहले मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, सुनना। मोटाइल का मतलब होता है मूविंग। अब बात आती है कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल में से कोई मूविंग होता है या नहीं होता, या फिर दोनों ही नहीं होते। तो जनरली मेल सेक्स सेल मूविंग होता है, मतलब मेल सेक्स सेल्स आर मोटाइल बट फीमेल सेक्स सेल्स आर नॉन मोटाइल। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? मेल सेक्स सेल्स क्या होता है? मोटाइल होते हैं, लेकिन फीमेल सेक्स सेल क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब क्या इस बात का कि अगर अगर किसी को ट्रेवल करना है तो मेल सेक्स सेल ट्रेवल करता है और फीमेल सेक्स सेल कभी ट्रेवल नहीं करता। कभी का मतलब नॉर्मल कंडीशन, जनरली बात कर रहे हैं। तो फीमेल सेक्स सेल एक ही जगह पे बैठा रहता है, तो मेल सेक्स सेल को ट्रेवल करना पड़ता है फीमेल सेक्स सेल तक। आया समझ में मैंने क्या बोला? इसी चीज को तुम समझ सकते हो, दिमाग लगाना। अगर मेल सेक्स सेल को ट्रेवल करना है तो अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम रास्ता भी तो भटक सकते हो। सेम मेल सेक्स सेल के साथ भी है।
मेल सेक्स सेल जब फीमेल सेक्स सेल को ढूंढ रहा होता है तो रास्ता भी तो भटक सकता है, और अगर वो रास्ता भटक जाएगा तो वो इसीलिए क्या होते हैं, बहुत सारे रिलीज होते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना ये। लेकिन फीमेल सेक्स सेल को कहीं नहीं जाना, आराम से बैठे रहना है, आराम से वहीं पे मेल सेक्स सेल आएगा। इसीलिए जो फीमेल सेक्स सेल है वो एक ही रिलीज होता है, एक ही रिलीज इसीलिए होता है क्योंकि उसको कहीं नहीं जाना, कहीं जाएगा ही नहीं तो भटकेगा ही क्या। आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला। इसीलिए मेल सेक्स सेल ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है, और मेल सेक्स सेल मोटाइल होते हैं। दूसरी तरफ फीमेल सेक्स सेल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-10 रिलीज होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक एक्सेल रिलीज होता है और एक ही जगह पर रहता है, मतलब वो नॉन मोटाइल होता है। तो तुम्हें पॉइंट समझ में आ गए होंगे, दोबारा ही बता देता हूँ। पहला पॉइंट, फीमेल सेक्स सेल जो होता है वो साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल सेक्स सेल, पहला पॉइंट। फीमेल सेक्स सेल जो होता है वो क्या नाम है, बड़ा होता है, एनलार्ज होता है। और सेकंड पॉइंट क्या था, फीमेल सेक्स सेल के पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मेल सेक्स सेल के पास नहीं होता। थर्ड पॉइंट, मेल सेक्स सेल ज्यादा नंबर में रिलीज होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल सेक्स सेल। फीमेल सेक्स सेल कितने होते हैं, 1, 2, मैक्सिमम 10-15, ठीक है, लेकिन मेल सेक्स सेल कितने होते हैं, मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में, 300 से 400 मिलियन, बहुत ज्यादा जो कि समझा है मैंने क्या बोला। दूसरी तरफ और एक और पॉइंट क्या है कि इन दोनों से मोटाइल कौन होता है, तो मेल सेक्स सेल मोटाइल होता है क्योंकि उसी को ट्रेवल करना होता है फीमेल सेक्स सेल तक पहुंचने के लिए। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, समझा है मैंने क्या बोला। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बारे में दोबारा बात करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी घूम घाम के आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है, लुढ़कते पुढ़कते आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। फीमेल सेक्स सेल तक आ गया और टाइम पर आ गया। टाइम पर का मतलब मैं टाइम पर आ गया क्यों यूज कर रहा हूँ, वो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब तुम्हें रिलेट हो जाएगा, ठीक है। वो पहुंच गया, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई, दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन। समझ आया मैंने क्या बोला। अब फ्यूजन दो तरीके की होती है। दो तरीके की फ्यूजन का मतलब क्या है, दो तरीके की फ्यूजन का मतलब क्या है कि फ्यूजन या तो इंटरनल होगी या तो एक्सटर्नल होगी। अब तुम बोलोगे यार ये क्या नया ड्रामा है, ठीक है, तो सुनना। देखो इंटरनल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर फ्यूजन चलती है, और बॉडी के अंदर फ्यूजन जो चलती है ज्यादातर वो फीमेल में होती है। फीमेल सेक्स सेल बॉडी में ही रहता है, मेल सेक्स सेल को ट्रैवल करना पड़ता है फीमेल तक, है कि नहीं। तो जो रिप्रोडक्शन चलता है, तो फर्टिलाइजेशन चलती है, वो फीमेल बॉडी के अंदर चलती है। समझ आया मैंने कहा, 10 मिनट बचे, ठीक है, तो फीमेल बॉडी में चलती है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाना, ठीक है भैया। वो रिप्रोडक्शन किस में चला, फीमेल बॉडी में चला, ठीक है। अब दिमाग लगाओ। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है तो जो बेबी बॉर्न होता है वो भी मदर की बॉडी में ही बॉर्न होता है, नॉर्मल कंडीशन में, मेल में नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि मैं बार बार बोला कि जनरल तरीके थे, जनरल चीजें थी, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पता क्या होता है, जो मेल सेक्स सेल होता है वो तो रिलीज करता ही करता है अपने सेक्स सेल, फीमेल भी अपना एक्सेल रिलीज कर देती है। आया समझाने क्या बोला। अब अगर फीमेल भी अपना एक्सेल रिलीज कर देगी तो दोनों कहीं बाहर रिलीज कर देते हैं, वो कहीं बाहर फर्टिलाइज करेगा, कहीं बाहर फ्यूजन होगी, कहीं बाहर जायगोट बनेगा, और कहीं बाहर ही बेबी बॉर्न होगा, ठीक है। तो इंटरनल का तो तुम्हें पता है, ह्यूमन सबसे कॉमन एग्जांपल है, लेकिन एक्सटर्नल का एग्जांपल क्या, फ्रॉग। फ्रॉग में जो मेल और फ्रॉग होता है ना, वो भी अपने सेक्स सेल रिलीज कर देता है, जो फीमेल फ्रॉग होता है वो भी अपने सेक्स सेल रिलीज कर देता है, और दोनों के सेक्स सेल बाहर आ जाते हैं, और बाहर का मतलब पानी, पानी में होता है, पानी में बाहर ही फ्यूज करते हैं, बाहर ही जायगोट बनता है, बाहर ही एग बनकर बैठ जाते हैं, और वहीं पर से क्या नाम है, बेबी बॉर्न हो जाता है, टेडपोल, वहीं पर बॉर्न होते हैं। आया समझ में क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भैया अगर बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या पता बहुत सारे बेबीज डेथ भी हो जाए, क्या पता कोई बड़ी फिश आते हैं उनके अंडे वो खा जाए, तो ये सब होता है, इसीलिए वो बहुत सारे सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं। तो इसमें ये भी याद रख सकते हो तुम कि इस वाले केस में जैसे कि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चल रहा है, तो इसमें फीमेल भी बहुत सारे सेक्स सेल्स रिलीज कर रही होगी, नॉर्मल बात है, क्योंकि उसको बाहर ट्रेवल करना है ना, जिसको ट्रेवल करना होगा उसको ज्यादा सेक्स सेल रिलीज करने होंगे, ये कॉमन सी बात है। भैया जब एन वजह से, ठीक है, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो यार। अच्छा चलो, अच्छा टिश्यू कल्चर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आज की क्लास का किसको समझ में नहीं आया, चलो आ गया, हैंड रेज करना, सुनना, मतलब सबको समझ में आ गया ऑलमोस्ट, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज डाल देना डाउट में, ठीक है, सबके हाथ दिखते नहीं है ना, वो स्लाइड करना पड़ता है। सुनना, एक पॉइंट है, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर अभी होगा, अगली क्लास में भी होगा, इतना सारा टाइम बचा है। अगली क्लास में क्या होगा मैं भी बता देता हूँ, अगली क्लास में सीधा स्टार्ट होगा प्लांट रिप्रोडक्शन,
ठीक है, उसमें शायद एक ही सेशन हो जाए, लेकिन 2 सेशन लगेंगे वैसे, ठीक है, 2 सेशन पढ़ेंगे हम, 2 सेशन में प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? प्लांट रिप्रोडक्शन होगा अगले सेशन में, तो प्लीज मिस मत करना, ठीक है, यहाँ तक आगे सुनो, ठीक है। अब एक टॉपिक टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है यार? सिंपल सा लॉजिक है, नाम से ही पता लग जाता है वैसे तो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। टिश्यू का मतलब होता है, तुम्हें पता है, ग्रुप ऑफ सेल, मेरी बॉडी का एक टिश्यू निकाल लिया, ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है उसको ग्रो करा रहे हैं। अब तुम बोलोगे ये क्या बेवकूफी है, तो ऐसा प्लांट्स में होता है पहली बात तो टिश्यू कल्चर में होता पता है क्या? टिश्यू कल्चर में होता ये है कि एक टिश्यू निकाला जाता है प्लांट से और उसको सारी नॉर्मल नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सुनो, देखो यार, प्लांट ग्रो कहाँ करता है? प्लांट ग्रो करता है सॉइल में, है ना। सॉइल में क्यों ग्रो करता है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, सॉइल से उसको सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो क्या ये भी रीजन है कि भैया सॉइल में ही ग्रो करेगा वो? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई वो अभी तक साइंटिफिक रीजन नहीं है कि प्लांट सिर्फ सॉइल में ही ग्रो कर सकता है। सॉइल में वो सिर्फ इसलिए ग्रो करता है क्योंकि उसको एक चीज, दो चीज मिलती है वहां से। एक तो न्यूट्रिएंट मिल जाता है आसानी से, पानी तो मिलता ही है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है पानी के साथ साथ, और दूसरा है उसको सपोर्ट मिल जाता है, खड़े रहने के लिए जगह मिल जाती है, ताकि वो नीचे से पकड़ के रखता है उसको रूट्स को, ताकि वो ऊपर स्टैंड हो सके। समझा है मैंने क्या बोला? ठीक है, वरना सॉइल की कोई जरूरत है नहीं। सॉइल क्या देता है? उसको पानी देता है, पानी हम बाहर से दे देंगे। सॉइल उसको न्यूट्रिएंट देता है, हम वो भी बाहर से दे देंगे, तो बाहर से ग्रो कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। हमने यही करा। हमने क्या करा? प्लांट को ग्रो कराना चालू करा एक पानी वाले मीडियम में। हमने क्या करा? पानी में सारे न्यूट्रिएंट घोल दिए, ठीक है, और प्लांट को पानी में डाल दिया, ठीक है। जैसे कि मनी प्लांट तुम नॉर्मली ग्रो कराते भी, तो नया, अब तुम उसमें हम न्यूट्रिएंट तो डालते नहीं है, तो उसके लिए कम न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए काम चल जाता है वैसे नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम? टिश्यू कल्चर को ग्रो करा रहे हैं। टिश्यू कल्चर मतलब एक टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो कराना, ठीक है, एक छोटे से पार्ट से पूरा ग्रो करा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? टिश्यू कल्चर बोला जाता है। पक्का समझा है मैंने क्या बोला? ठीक है, तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हो गया? टिश्यू कल्चर का मतलब हो गया कि हम सारे, मतलब एक टिश्यू को लिया और सारे नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे नेचुरल कंडीशन का मतलब क्या होता है? जो जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, जो भी चीजें चाहिए उसको, पानी के थ्रू हम उसको दे रहे हैं। पानी तो उसको मिल ही रहा है क्योंकि पानी में डुबो रखा है उसको, ठीक है। तो उसको सारी कंडीशन दे दी जाती है, वो ग्रो करता है। तो इस तरीके का कहता है टिश्यू कल्चर। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, खत्म, टाइम कम का है, खत्म हो गया टिश्यू कल्चर, ठीक है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज कृपया करके पूछें। अच्छा, एक चीज करो, एक चीज पूछो, बताओ, अब टाइम तो बचा ही है, ठीक है। भैया नहीं आया, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? सर क्या समझ नहीं आया इसके अंदर? मैं एक प्लांट को ग्रो करा रहा हूँ, सारी नेचुरल कंडीशन दे रहा हूँ, जो उसको सॉइल से चीजें मिलती मैं उसको पानी में घोल के दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको सारी चीजें ग्रो देकर ग्रो करा रहा हूँ। बस अंतर ये है कि वो सॉइल में ग्रो करता है, मैं उसको पानी में ग्रो करा रहा हूँ। इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब क्या बताऊं इसके अंदर, और इसके अंदर और चीजें समझनी है तो तुम ये समझ सकते हो कि प्लांट में से एक टिश्यू निकाला गया, उससे मैं पूरा प्लांट ग्रो करा दे रहा हूँ, ठीक है, एक छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट ग्रो करा दे रहा हूँ। इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। नया मैंने क्या बोला? उसमें जो सेल यूज किया जाता है उसको कहते हैं स्टेम सेल। खत्म बात। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है? स्टेम सेल में ह्यूमन जब बताऊंगा तो मुझे याद दिला देना, ये टर्म याद रख लो या फिर कहीं पे लिख लो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे लिख दो, ठीक है, अगले पेज के नीचे ही है, ठीक है, वहाँ पे लिख दो स्टेम सेल, मैं वहाँ पे बता दूंगा। स्टेम सेल एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरी बॉडी को ग्रो कराया जाता है। एक सेल से पूरी बॉडी को ग्रो कराया जा रहा है तो उसको कहते हैं स्टेम सेल। समझा? वही टिश्यू कल्चर प्रोसेस है, खत्म बात, ठीक है। फिर टिश्यू कल्चर के एग्जांपल क्या होंगे? अरे भाई बता तो रहा हूँ, एक टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो करा देना। अब वो प्लांट कोई भी हो सकता है जो तू ग्रो कराना चाहता है। मैं तुम्हें और एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम जान खा रहे। आजकल नई नई टेक्निक आ रही है, जैसे हम ना फॉग से, फॉग होता है फॉग, कोहरा, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। मतलब एक कंडीशन बनाई जाती है एक रूम में, ठीक है, जिसमें फॉग रहता है बस, और फॉग के थ्रू हम प्लांट को न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? जैसे पानी में ग्रो करा रहे हैं ना, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। पानी के थ्रू अगर हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं और पानी में प्लांट को ग्रो करा रहे हैं उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नया, जैसे फॉग के थ्रू करा रहे हैं तो उसको कहते हैं फोगपोनिक्स, ठीक है। एयर के थ्रू करा रहे हैं तो एरोपोनिक्स, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है, ये हम सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अभी आया समझ में? मैं घर आके समझाऊं, ठीक है, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अरे समझ आ गया होगा? ये कटिंग और क्राफ्टिंग वाला मेथड समझा देना अभी। क्या समझा देना? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कटिंग और एक और था क्राफ्टिंग या क्राफ्टिंग। कटिंग में क्या है कि एक स्टेम ग्रो कर रही है,
ठीक है, वहां से वो ग्रो करना बंद करती है वहां पे, क्योंकि उसके पास टिश्यू नहीं है, एपिकल टिश्यू, या फिर हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन हार्मोन, तो वहां से हम कट कर देते हैं और वहां से ग्रो करने लग जाता है। दूसरा तरीका क्या है, जो आपने कट करा है ना पार्ट, कभी कभी मतलब उसके अंदर क्या आता है, उसको भी हम ग्रो कराते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसी टिश्यू कल्चर में डाल दो, इसको कट करा टिश्यू कल्चर में डाल दो, टिश्यू कल्चर में डालने का मतलब उसके बाद उसी में ग्रो करने लग जाता है वो। कटिंग प्रोसेस, हमने एक नया प्लांट ग्रो करा दिया, या फिर एक नई ब्रांच को ग्रो करा दिया, उसको कहते हैं कटिंग। लेयरिंग में एक प्लांट है, उसकी ब्रांच को खींचते हैं, उसको नीचे दबा देते हैं, तो उसकी ब्रांच जो नीचे खींची है वो सीड की तरह काम करती है। सीड क्या करती है, नया प्लांट ग्रो कराती है ना, उसकी ब्रांच कर रही है काम, तो लेयरिंग है वो। क्राफ्टिंग में तुम्हें पता ही है, दो प्लांट, एक का नीचे का पार्ट अच्छा है, एक का ऊपर का पार्ट अच्छा है, दोनों को कट करके जोड़ देते हैं, तो कहते हैं लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लो, ठीक है। प्लीज पार्ट 1 और आज के 6 और 7 होंगे शायद ये पार्ट, ठीक है। मैं चैनल को ओपन है, प्लीज ये 3 सेशन जरूर देख लेना, वरना आज के दोनों सेशन तो जरूर देख लेना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिक्कत होगी, प्लांट में हो ना हो, ह्यूमन में होगी, इसलिए प्लीज खत्म कर देना आज के सेशंस, ठीक है। हो सकेगा तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अभी लाइव कर दूंगा उसको, ठीक है। चलो मिलते हैं, ग्रुप में डाल देना डाउट्स। अरे आज फ्राइडे है क्या?